हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक और बाय डिसीजन। अभी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया मार्जिनल कॉस्टिंग और अब हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ नोटिंग कर लेते हैं। आइए लिखिएगा मेरे साथ, लिखना स्टार्ट करें। मेक और बाय डिसीजन relates to a component part only, full stop. When it relates to finished product, comma, then it is called subcontracting. नेक्स्ट पॉइंट लगाएंगे। इन मेक और बाय डिसीजन, कोमा, परचेज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट is compared with the relevant cost of manufacturing the component. Relevant cost of manufacturing the component by preparing statement of comparative cost. By preparing statement of comparative cost. Statement of comparative cost. स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट देख लेते हैं। मेक बाय, परचेज कॉस्ट, cost to be incurred due to manufacturing plus benefit to be lost
ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग माइनस बेनिफिट टू बी अचीव्ड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, और ये आ जाएगी इसकी रेलेवेंट कॉस्ट। ये वर्ड्स आपको पढ़े हुए लग रहे हैं ना? रेलेवेंट कॉस्ट में हमने रेलेवेंट कॉस्ट की बात की थी, और यहां पर हम बात कर रहे हैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट। तो यहां पर कॉन्सेप्ट वही है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग एंड बेनिफिट टू बी अचीव्ड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग। आगे लिखते हैं कॉस्ट टू बी incurred due to manufacturing the component cost to be incurred due to manufacturing the component। cost to be incurred में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स। लिखते जा रहे हैं आप मेरे साथ। एक नोट लिखेंगे। unavoidable fixed cost is not considered for decision making. Unavoidable fixed cost is not considered for decision making. लिख लिए हैं तक? चलिए डिस्कस करते हैं फिर इसको। लिख लिए हैं तक ये सभी ने? देखिए जरा समझते हैं। मेक और बाय डिसीजन। देखिए मेक और बाय डिसीजन में हम किस चीज की मेक और बाय की बात कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है अपनी फैक्ट्री के अंदर, हो सकता है ना उसमें बहुत सारे तरह के कंपोनेंट यूज किए जाते हो। कंपोनेंट्स कह रहा हूं मैं, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं बात करूं अगर साइकिल की, साइकिल एटलस साइकिल, तो एक साइकिल बनाने में कितने तरह के कंपोनेंट यूज होते हैं सोचो। हैंडल है, पेडल है, टायर है ना, चेन है जिससे कि साइकिल ऑपरेट की जाएगी, कितने सारे कंपोनेंट हैं। अच्छा, ये सारे कंपोनेंट एटलस कंपनी अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस करती है। फिर जब ये सभी कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इन सभी कंपोनेंट्स को असेंबल करके साइकिल कंप्लीट कर दी जाती है। ये बात ठीक है? तो एक साइकिल में बहुत सारे तरह के कंपोनेंट यूज होते हैं। अब मान लीजिए एक आउटसाइड वेंडर एटलस साइकिल से ये कहे, एटलस साइकिल के मैनेजमेंट से, कि आप जो साइकिल में चेन यूज करते हैं अगर आप चाहें तो वो चेन आप हमसे बनी बनाई ले सकते हैं। ये कौन कह रहा है? किससे ऑफर आया है? एक आउटसाइड वेंडर से। अब
एटलस कंपनी का मैनेजमेंट ये देख रहा है कि हम जो चेन अपनी फैक्ट्री के अंदर बना रहे हैं अपनी साइकिल में यूज करने के लिए, वो चेन अगर हम चाहें तो बाहर से बनी बनाई मिल रही है। तो कंपनी का मैनेजमेंट अब ये डिसीजन लेना चाहता है, कंपनी का मैनेजमेंट अब आपसे ये एडवाइस चाहता है कि बताइए सर, ये चेन हम अभी तक फैक्ट्री में बनाते आ रहे हैं, खुद ही बनाएं या बनी बनाई बाहर से खरीद लें? तो मुझे बताओ, कैसे बताओगे? कैसे चेक करें कि ये चेन हमें खरीदनी चाहिए या बनानी चाहिए? कॉस्ट का कंपैरिजन कर लेंगे। हमारी खुद फैक्ट्री के अंदर इसी चेन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आती है और बाहर से जो सप्लायर है वो हमसे कितना प्राइस चार्ज करने की बात कर रहा है, दोनों को कंपेयर करेंगे और जो भी दोनों में कम होगा वो ऑप्शन बेस्ट है। यहां तक बात ठीक है? ध्यान से सुनना। देखिए, ऐसे तो बाहर मार्केट में साइकिल भी बनी बनाई मिलती हैं। एटलस कंपनी का मैनेजमेंट आपसे ये नहीं पूछेगा कि सर बताइए, ये कंप्लीट साइकिल ही हम खुद बनाएं या पूरी साइकिल ही बाहर से खरीद लें। ये डिसीजन नहीं है। मैंने क्या कहा? फाइनल प्रोडक्ट में यूज किए जाने वाला एक कंपोनेंट पार्ट ओनली। तो फाइनल प्रोडक्ट में यूज किए जाने वाले किसी कंपोनेंट पार्ट के लिए यह डिसीजन लिया जा सकता है, जिसे हम नाम दे रहे हैं मेक और बाय डिसीजन। क्लियर है? अगर फाइनल प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो इसे हम नाम देते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग या आउटसोर्सिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कॉन्सेप्ट भी हमारे सिलेबस में है। जब हम मेक और बाय का डिसीजन कंप्लीट कर लेंगे तो सब कॉन्ट्रैक्ट की बात भी हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं, जरा पढ़ें आप मेरे साथ पॉइंट नंबर फर्स्ट बुलेट जो मैंने लगाई है यहां पर। क्या लिखा है? मेक और बाय डिसीजन रिलेट्स टू ए कंपोनेंट पार्ट ओनली। सिर्फ एक कंपोनेंट पार्ट के लिए मेक और बाय का डिसीजन लिया जाता है, रिलेट करता है। व्हेन इट रिलेट्स टू फिनिश्ड प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। जब ये डिसीजन फिनिश्ड प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में होगा तो हम इसे मेक और बाय ना कहकर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहेंगे। तो बताइए कैसे बताएं मेक और बाय? मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट देख लो और परचेज कॉस्ट देख लो, दोनों को कंपेयर कर लो। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट में भी हमें क्या देखना पड़ेगा? रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट। तो परचेज कॉस्ट को रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट से कंपेयर करेंगे, जो लीस्ट है वो बेस्ट है। और इसे करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हमें बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट। ये देखिए सेकंड बुलेट। इन मेक और बाय डिसीजन परचेज कॉस्ट की बात की है। परचेज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट इज कंपेयर्ड विद द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट। परचेज कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट से। और कैसे किया जाता है? बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट। एक कंपेरेटिव कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाकर। और यह स्टेटमेंट कैसे बनेगा वो हमने यहां पर लिखा थर्ड बुलेट में। स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट, देखो परचेज कॉस्ट में तो कुछ है ही नहीं। परचेज कॉस्ट जितनी सप्लायर हमसे चार्ज करने की बात कर रहा है, इस ऑप्शन में तो वो आ गया। मेक के ऑप्शन में देखें, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्लस बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग माइनस बेनिफिट टू बी अचीव्ड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग। और ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, आपको याद ही होगा रेलेवेंट कॉस्ट में हमने यही तो बातें सीखी हैं। कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर प्लस बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर माइनस बेनिफिट टू बी अचीव्ड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। वहां पर हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर की, यहां पर हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट को बनाने की वजह से कंपनी का जो भी खर्च होगा वो देख लेंगे। कंपोनेंट को बनाने की वजह से कंपनी का जो भी बेनिफिट अर्न किया जा सकता था लेकिन लॉस्ट हो जाएगा वो ऐड कर देंगे। और अगर कोई कंपोनेंट को बनाने की वजह से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है वो लेस कर देंगे। आपके इस मेक और बाय के डिसीजन में सिर्फ आपको ये दो पॉइंट पढ़ने को मिलेंगे, एक कॉस्ट टू बी इनकर्ड, एक बेनिफिट टू बी लॉस्ट। बस, वो तो रेलेवेंट कॉस्ट में ये भी एक टर्म होती है बेनिफिट टू बी अचीव्ड, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है। इस तरह के डिसीजन में ये पॉइंट नहीं देखने को मिलता है। क्लियर है? कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट। अब ये क्या है? कंपोनेंट को बनाने की कॉस्ट में हम क्या क्या कंसीडर करेंगे, यहां पर देखो।
कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उस कंपोनेंट को बनाने में जो भी मटेरियल लग रहा है, लेबर लगती है, एक्सपेंसेस लगते हैं, प्लस वेरिएबल ओवरहेड भी लेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लेंगे। सर लिखा तो है, फिक्स्ड ओवरहेड कब लेंगे? अगर वो फिक्स्ड ओवरहेड अवॉइडेबल हैं तब उन्हें कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज हम इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। अगर अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। और वो अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ मेक और बाय के डिसीजन के लिए ही नहीं, किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग में अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है। हम अपने इस फाइनल के सिलेबस में न जाने कितने सारे तरह के डिसीजन डिस्कस करने वाले हैं और कर भी चुके हैं। रेलेवेंट कॉस्ट में कितने सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को हमने कभी भी कंसीडर नहीं किया है, ना ही करेंगे। देखो जरा, मैंने नीचे लिख भी दिया, अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट कंसीडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट कंसीडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। मैंने नहीं कहा फॉर मेक और बाय डिसीजन। मैंने नहीं कहा कि मेक और बाय डिसीजन में अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करेंगे। मैंने कहा फॉर एनी टाइप ऑफ डिसीजन, किसी भी तरह का डिसीजन हो, अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर होगी ही नहीं, चाहे वो मेक और बाय हो, चाहे वो कोई भी डिसीजन क्यों ना हो। तो मैंने यहां पर मेक और बाय की ही बात नहीं की है। क्या लिखा है, ध्यान दिया आपने? फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट का कोई भी रोल नहीं होता है। क्लियर है? जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। अब इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज करेगा और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं। ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे रखी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। क्या लिखा मैंने? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट मटेरियल 50, डायरेक्ट लेबर 2 hours एट द रेट ₹20। 40 वर्कर को आवर्स के बेसिस पर पेमेंट हो रही है। वेरिएबल ओवरहेड्स, ये तो हम पहले ही सीख कर आए हैं, आवर्स के बेसिस पर कंप्यूट किए जाते हैं, इनटू 10, 20। फिक्स्ड ओवरहेड्स 2 hours इंटू 10, ये भी 20। टोटल कितना हो जाता है ये आ गया टोटल 130। हम एक कंपोनेंट खुद बना रहे हैं तो 130 की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अगर हम परचेज करें तो परचेज कॉस्ट क्या है? इसी कंपोनेंट को बाहर मार्केट से परचेज किया जा सकता है। क्या कहा मैंने? इसी कंपोनेंट को बाहर मार्केट से परचेज किया जा सकता है। कितने में? फॉर एग्जाम्पल ₹115 में। बाहर से कंपोनेंट 115 का मिल सकता है, हम बना रहे हैं तो 130 में बन रहा है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या बेस्ट है, बनाएं या बाहर से खरीदें? सर फिर तो बाहर से ही खरीद लेना बेस्ट है। क्यों? क्योंकि बाहर से खरीदने की कॉस्ट कितनी है? 115। बात समझ आ रही है? बाहर से खरीदें या खुद बनाएं? बाहर से खरीदना बेस्ट नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, जब हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो ये फिक्स्ड ओवरहेड को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 130 नहीं, कितनी है? 110 है। अब आप बताइए 110 का ऑप्शन बेस्ट है कंपनी के लिए या 115 का? 110 का ऑप्शन बेस्ट है। सर लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड तो यहां पर आवर दे रखे हैं। आप सोचकर बताओ, क्या फैक्ट्री का रेंट कंपनी पर आवर पे करती है? क्या सुपरवाइजर को सैलरी आवर्स के बेसिस पर पेमेंट करनी है? आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं? फिक्स्ड ओवरहेड, सर यहां पर तो आवर्स के बेसिस पर दे रखा है, 2 hours एट द रेट ₹10।
क्या फिक्स्ड ओवरहेड पर आर ₹10 खर्च होने लग गए हैं? फिक्स्ड ओवरहेड कभी पर आर, पर यूनिट, पर मशीन आर नहीं होता। फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं फिक्स्ड, ये पर मंथ हो सकते हैं, ये पर एनम हो सकते हैं, पर यूनिट, पर आर, पर मशीन आर कभी इनकर नहीं होते। सर फिर यहां पर आर कैसे दिया है? ये पर आर इन्होंने नहीं दिया है, ये पर आर भी आपने ही निकाला था। याद करो ग्रुप 1, याद करो इंटरमीडिएट का सिलेबस। इंटरमीडिएट में आपने ओवरहेड के चैप्टर के अंदर क्या नहीं निकाले मशीन आर रेट, क्या नहीं निकाला लेबर आर रेट, क्या नहीं निकाला? टोटल कितने तरह के रिकवरी रेट पढ़े थे? 6 तरह के रिकवरी रेट पढ़े थे आपने इंटर में। जहां पर एक रिकवरी रेट था एज ए परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, याद आ रहा है? बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड बाय मटेरियल कॉस्ट इनटू 100। एक रेट था लेबर कॉस्ट परसेंटेज मेथड से, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर कॉस्ट इनटू 100। एक था प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट इनटू 100। ये 3 मेथड थे परसेंटेज वाले। फिर था लेबर आर रेट, मशीन आर रेट, जहां पर आप लेबर आवर्स और मशीन आवर्स से डिवाइड करते थे। और फिर लास्ट में था आउटपुट बेसिस, जहां पर आप बात करते थे बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। अब आपने अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स को, फिक्स्ड ओवरहेड्स को लेबर आवर्स से डिवाइड करके पर लेबर आवर फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लिए हैं, या आपने फिक्स्ड ओवरहेड्स को मशीन आवर्स से डिवाइड करके फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर मशीन आवर निकाल लिए हैं, तो इसका मतलब क्या ये कि वो पर मशीन आवर खर्च होने लग जाएंगे? हर 1 घंटा मशीन चलने की वजह से फैक्ट्री का रेंट पे होने लग जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो रिकवरी रेट है ये तो आपने इंटर में निकाला था। इसका मतलब ये कतई नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फिक्स्ड ओवरहेड पर आर पर यूनिट इनकर होने लग गए हैं। ये तो टोटल है। आप सोचो, आप साइकिल में यूज की जाने वाली चेन फैक्ट्री में बनाएं या बाहर से खरीदें, इससे फैक्ट्री का रेंट कम हो जाएगा क्या? फैक्ट्री का रेंट तो जितना है उतना ही जाएगा। क्या सुपरवाइजर की सैलरी कम हो जाएगी? वो तो जितनी है उतनी ही पे होनी है। तो ये ध्यान रखें, आप कोई कंपोनेंट बनाएं फैक्ट्री में या बाहर से खरीदें, इससे फिक्स्ड ओवरहेड में कोई चेंज नहीं आना है। अगर कोई चेंज आना है तो हमें लिखकर बताएं। अगर कोई चेंज आना है तो फिर मैं उसे कहूंगा अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड, और अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड को मैंने आपसे कंसीडर करने के लिए कहा है। आप देख सकते हैं, ये रहा। मेरी बात कुछ समझ आ रही है? अगर आपको कहीं पर फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट भी लिखा हो तो भी मैं उसे डिसीजन मेकिंग के लिए कंसीडर नहीं करूंगा, जिस तरह मैंने यहां पर आर देने के बावजूद भी कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है फिक्स्ड ओवरहेड पर आर इनकर नहीं होते हैं। अभी तो गलती नहीं होगी, ध्यान रखोगे इस बात को। बेशक इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में लिखकर कहता रहे आपसे पर यूनिट, पर आर, पर मशीन आर, मेरे लिए बेकार है। अगर अवॉइडेबल हैं तो साफ साफ लिखकर बताओ कि हम कंपोनेंट बनाते हैं तो पे होगा, नहीं बनाते हैं तो अवॉइड हो जाएगा, तो मैं फिक्स्ड ओवरहेड को कंसीडर कर लूंगा। क्लियर है? चलिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल की बात की। इस टॉपिक में हमें सीखना क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। करना क्या है? कंपैरिजन करना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का परचेज कॉस्ट से, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का परचेज कॉस्ट से, और फिर हमें बताना है कि कंपनी को कोई कंपोनेंट प्रोड्यूस करना चाहिए विद इन द फैक्ट्री या बाहर से परचेज कर लेना चाहिए। क्लियर हो गई यहां तक बात? देखते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल बनाया है वैसे ही एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ये रहा। मेक और बाय डिसीजन, क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ेंगे मेरे साथ में। द टोटल कॉस्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट इज एज अंडर। क्या दे रखा है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या दी हुई है? प्राइम कॉस्ट आप जानते हैं, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल। वेरिएबल ओवरहेड्स 35, और आप ध्यान दे रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड 20, और ये मैं आपको बता रहा हूं बेशक पर यूनिट दिया हो हमें कंसिडर नहीं करना है। टोटल कितना हो गया? 130। द सेम पार्ट इज अवेलेबल इन द मार्केट एट ₹115। अरे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जाम्पल ही हो गया। एग्जाम्पल में हमने यही बिल्कुल इसी तरह का डेटा तो था,
परचेज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही थी 130, बाहर से मिल रहा है 115 में। और क्या कहते हैं हमसे, शुड द फर्म मेक इट और बाय इट, क्या करना चाहिए फर्म को, बनाना चाहिए या बाहर से खरीद लेना चाहिए? बताओ क्या करें? सर बना लेना बेस्ट है, अभी तो डिस्कस किया ही है हमने, लेकिन हम देंगे कैसे डिसीजन, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट बनाकर बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। मेक बाय, तो बाय के केस में तो सीधा सीधा परचेज कॉस्ट हमें दे ही रखी है। परचेज कॉस्ट बाहर से कितने का मिल रहा है ये कंपोनेंट, 115 का। इधर आ जाते हैं, कॉस्ट टू बी इनकर्ड। अगर हम ये कंपोनेंट बनाते हैं तो कॉस्ट कितनी खर्च होती है, वो देखो इन्होंने हमें दिया सीधा सीधा प्राइम कॉस्ट कितनी है, देखो जरा क्वेश्चन में 75। वेरिएबल ओवरहेड्स, ओवरहेड वर्ड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, वेरिएबल ओवरहेड कितने थे 35। फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं, फिक्स्ड ओवरहेड 20। क्या इन्हें कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, ये देखो नील। टोटल कर देते हैं, ये आ गया 115 और ये आ गया 110। क्या कहते हो, शुड द फर्म मेक इट और बाय इट लिख देते हैं, डिसीजन दे रहे हैं हम। इट इज रिकमेंडेड टू मैन्युफैक्चर द component within the फैक्ट्री। इससे ऊपर आप ये और कर सकते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड नील क्यों लिए हैं, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 मेंशन कर देता हूं मैं। वर्किंग नोट नंबर 1, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर, क्या नाम दिया हमने इन्हें, अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट and hence not relevant to decision. Fixed overheads are unavoidable fixed costs and hence not relevant to decision. बन गया क्वेश्चन।